हाँ, एडवांस टैक्स वाला टॉपिक अपन ने पढ़ा था, उसमें क्या कैलकुलेशन थी, क्यों एडवांस टैक्स लग रहा है, मैंने आपको बताया था। एक बार थोड़ा रिकॉल करवा देता हूँ, कनेक्टेड टॉपिक है। एडवांस टैक्स में हमने सिंपली ये देखा कि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो एक लिमिट से ऊपर अगर जा रही है तो आपको विद इन द ईयर, विद इन द प्रीवियस ईयर ही इंस्टॉलमेंट्स में थोड़ा थोड़ा टैक्स पे करना पड़ेगा, और ये लमसम बेसिस पे करना है, ये भी हमने देखा था। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप पूरे साल के एंड में जाके कैलकुलेशन करो या पूरे साल के स्टार्टिंग में एक साथ पे कर दो, क्योंकि एग्जैक्ट अमाउंट तो पता नहीं चलेगा। मुझे मालूम नहीं है कि इस साल के एंड तक मेरी कितनी इनकम होगी और एग्जैक्ट कितना टैक्स का अमाउंट बनेगा, बट लमसम आइडिया होता है कि नियर बाई ये रेंज में आएगा, कुछ भी अमाउंट हो सकता है। तो वो अमाउंट मैं कंसिडर करके उसको इंस्टॉलमेंट्स में पे करके अपनी लायबिलिटी जो है वो फुलफिल कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं नहीं करता हूँ तो डिपार्टमेंट फिर क्या एक्शन ले सकता है मेरे खिलाफ, वो भी कुछ उनके पास बैकअप होना चाहिए। तो अगर मैं एडवांस टैक्स पे नहीं करता हूँ या टाइम पे नहीं करता हूँ या शॉर्ट अमाउंट पे करता हूँ, तो डिफरेंस के अमाउंट पे मुझसे इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। ये बेसिक स्कीम है। अब ये जो इंटरेस्ट का सेक्शन है यहाँ पे, दैट इज 234 की सीरीज है, एक सेक्शन नहीं है, ये अलग अलग सेक्शन है। 234 कैपिटल ए एक सेक्शन हो गया, 234 कैपिटल बी दूसरा सेक्शन है, 234 कैपिटल सी एक सेक्शन है। इन सब सेक्शंस में अलग अलग रीजंस की वजह से इंटरेस्ट इम्पोज किया जाता है एसएससी के ऊपर। अब वो इंटरेस्ट क्यों इम्पोज किया जा रहा है, उसके रीजंस हमें समझना है और उसका कैलकुलेशन देखना है। वैसा तो दो तीन पॉइंट्स है इसके अंदर। पहला आप देखो 234A, इसका इंटरेस्ट क्यों चार्ज किया जा रहा है? इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट्स इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। आपने रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करने में डिफॉल्ट किया, इसका मतलब रिटर्न टाइम पे नहीं भरा, लेट हो गया। जो डेडलाइन है 31 जुलाई या 30 सितंबर, वो आपने फॉलो नहीं की और रिटर्न फाइलिंग में लेट कर दिया। तो जितना आप डिले करोगे उतना आप डिपार्टमेंट का पैसा यूज कर रहे हो, टैक्स उनको मिल जाना चाहिए था, आपने पे नहीं किया, तो अब वो टैक्स के साथ साथ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट का जो अमाउंट है दैट इज 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ अ मंथ। तो ये रेट ध्यान रखना है, 1% पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेशन होता है और पूरे चैप्टर में मोस्ट प्रोबेबली यही रेट है, तो उसमें कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं आने वाला। अब पॉइंट ये है कि 1% पर मंथ का रेट तो लग रहा है, लेकिन कब से ये इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा और कौन सी डेट तक लगेगा वो कैलकुलेशन करना है, तो वो भी समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में स्टार्टिंग में लिखा है, रेगुलर असेसमेंट के केस में फ्रॉम द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द ड्यू डेट अप टू द डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न और द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। तो यहाँ पे ऐसा है कि जो भी आपकी रिटर्न फाइलिंग की डेट है, थोड़ा टाइमलाइन बना लेते हैं। जो अपना प्रीवियस ईयर है 1/4/22 से लेके 31 मार्च 23, दिस इज योर प्रीवियस ईयर 22-23। इसका असेसमेंट हम कब करेंगे? 23-24 में। रिटर्न भी तो इसी ईयर में फाइल होता है नॉर्मली। अब अगर आपका रिटर्न फाइलिंग का डेट मान लो 31 जुलाई है, आप इंडिविजुअल असेसी हो तो ये डेट एप्लीकेबल होती है। सो दिस इज द ड्यू डेट फॉर रिटर्न ऑफ इनकम। आपने इस डेट तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो दैट इज अ डिफॉल्ट, ठीक है, या फिर डिले हो गया। अब अगर इसके बाद आप रिटर्न फाइल करते हो, सपोज आपने रिटर्न फाइल किया 15 अक्टूबर 2023, ठीक है, या आपने रिटर्न फाइल किया, तो ये जो टाइम गैप है इसका आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्लियर? यहाँ से लेके मतलब 1 अगस्त से आपका इंटरेस्ट लगेगा और 15 अक्टूबर तक का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कैलकुलेशन किस रेट पे होगा? तो बोला एट 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। अब यहाँ पे देख लो कितने मंथ होंगे, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, अक्टूबर भी पूरा, क्योंकि 15 दिन भी तो पार्ट ऑफ अ मंथ हो गया ना। तो यहाँ पे आपको 3% जो है वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी बन रही होगी उसके ऊपर, ठीक है। तो ये जो 234A वाला जो सेक्शन है, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि इंटरेस्ट क्यों लगा रहा है। डिफॉल्ट क्या है? रिटर्न फाइलिंग में डिले किया, दिस इज द प्रॉब्लम। तो फिर वो इंटरेस्ट बाय डिफॉल्ट है कि जब तक रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट नहीं आती, इसके पहले पे तो ये इंटरेस्ट नहीं लगा सकते। ये इंटरेस्ट लगना स्टार्ट तो तभी होगा जब ड्यू डेट चली गई और आपने रिटर्न नहीं भरा, उस हिसाब से ये इंटरेस्ट लगेगा। तो ड्यूरेशन ध्यान रखनी। बोलो इसमें कोई कंफ्यूजन? क्लियर यहाँ तक? अच्छा, टैक्स लायबिलिटी या कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा इसमें कुछ क्लैरिटी आपको दे देता हूँ, नंबर्स किस तरीके से यूज होंगे। अब इसमें ऐसा है, ये जो पूरे साल का डेटा है, अब सपोज मेरी जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है ना, टोटल टैक्स लायबिलिटी, वो कुछ अमाउंट है, हो रहा है 1 लाख रुपए, सिंपल रखते हैं इसको। तो आइडियली तो 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लगना चाहिए, लेकिन पूरे साल में मैंने टीडीएस के नाम पे कुछ अमाउंट डिडक्ट करवाया है, ठीक है, ये अज्यूम कर लेते हैं, और टीडीएस के नाम पे मैंने 35,000 कहीं ना कहीं डिडक्ट करवाया। डिफरेंस का अमाउंट कितना बचता है? 65। अब मुझे इंटरेस्ट पूरे 1 लाख पे करना जरूरी है या 65,000 पे ही लगेगा? सोचो लॉजिकली क्या होना चाहिए। ये पैसा अगर मैंने टीडीएस के नाम पे थ्रू आउट द ईयर डिडक्ट करवाया है, तो ये पैसा आज किसके पास है? मेरे पास है या गवर्नमेंट के पास है? गवर्नमेंट के पास है। तो पैसा मिल चुका है ना, तो जो अमाउंट मिल गया उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज करोगे क्या? वो तो होता नहीं। जो ड्यू अभी भी बाकी है, जो उनको नहीं मिला है, जो पैसा मैं यूज कर रहा हूँ, उस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना उनको। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में इंटरेस्ट सिर्फ इस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा।
ये आपको डिडक्शन के फॉर्म में मिल जाएगा। और लॉजिक है, जो पैसा गवर्नमेंट को ऑलरेडी विद इन द ईयर मिल गया, मैं उसके ऊपर क्यों इंटरेस्ट पे करूंगा, जो बाकी है उसी पे पे करूंगा। क्लियर हो रहा है? तो भले मेरी टोटल टैक्स लायबिलिटी 1 लाख होगी, बट 35,000 हैज ऑलरेडी बीन पेड टू द गवर्नमेंट इनडायरेक्ट, तो बाकी का 65 जो है इसी पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि कोई भी टाइप का डिडक्शन अगर आपको आपकी टैक्स लायबिलिटी से मिलता है, जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ मैंने टीडीएस बोल दिया, तो उस अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट होता, नेट अमाउंट पे ही हमेशा कैलकुलेट होता है। ये अंडरस्टूड? क्लियर? ऐसे और भी यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ आपने एडवांस टैक्स पे कर रखा हो, कुछ आपने टीडीएस का अमाउंट डिडक्ट करवाया हो, कुछ टीसीएस पे किया हो, तो ये सब पे डिडक्शन मिल जाता है। डबल टैक्सेशन का कोई रिलीफ अगर आपको मिलना बनता है तो वैसे ही सेक्शन 89 में भी कुछ रिलीफ होता है, मैट क्रेडिट होता है। ये सब अभी अपन ने टर्म्स पढ़े नहीं, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस एक एग्जांपल टीडीएस के फॉर्म में आपको दे दिया। पूरे साल में आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया हो तो वो भी तो पैसा गवर्नमेंट को मिल चुका है ना, तो फिर नेट अमाउंट पे ये वाला इंटरेस्ट लगता है, ये भी क्लियर है। वैसे बोलो कैलकुलेशन समझ आए? तो 234A में मेजॉरिटी पॉइंट आपके कवर हो गए। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है यहाँ पे, जैसे मैंने बोला इस केस में, इसी में कंटिन्यू कर लेता हूँ। ये तो हमने एक्चुअल रिटर्न फाइल कर दिया ना, ये एग्जाम्पल लिया था हमने। सपोज ऐसा है कि डेट जा चुकी है, डिपार्टमेंट इसके बाद रिमाइंडर नोटिस भेज रहा है, ईमेल कर रहा है, बार बार कांटेक्ट कर रहा है, भाई रिटर्न भर दो, मैं रिटर्न नहीं भर रहा हूँ। तो लास्ट में उनके पास क्या ऑप्शन रहता है, वो खुद आपका असेसमेंट करते हैं कि भाई कितना टैक्स लायबिलिटी इन पे इम्पोज करनी चाहिए, वो खुद गिनेंगे। तो वो जो असेसमेंट है वो भी किसी भी डेट पे कंप्लीट हो सकता है इन फ्यूचर। मान लो हमने तो ऐसी कोई रिटर्न फाइल की नहीं, उन्होंने फिर फाइनली थक हार के खुद ही असेसमेंट शुरू किया, वो असेसमेंट खत्म हुआ 30 दिसंबर को। समझ आ रहा है? तो जिस दिन ये असेसमेंट कंप्लीट हुआ उस दिन कैलकुलेशन पूरा हो गया कि भाई डिमांड नोटिस जनरेट कर दिया, इतना आपका टैक्स बनता है। अब इसकी जब रिकवरी होगी, तो जिस डेट पे भी रिकवरी होगी ना, वहां तक का पूरा इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। अंडरस्टूड? इस डेट के अगले दिन से इंटरेस्ट लगना तो शुरू हो चुका है। अब आप खुद रिटर्न भर दो तो यहाँ तक का इंटरेस्ट आपसे चार्ज कर लेंगे। आप रिटर्न नहीं भरोगे तो जिस दिन हमारा असेसमेंट खत्म होगा ना, वहां तक का पूरा इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। ये अंडरस्टूड? वैसे तो जिस दिन वो असेसमेंट कंप्लीट करते हैं उस दिन डिमांड नोटिस जनरेट कर देते हैं कि भाई इतनी टैक्स लायबिलिटी बनती है। अब यहाँ से भी अगर और देर करनी है आपको टैक्स पे करने में तो करो, इंटरेस्ट तो लगता रहेगा। जिस दिन एक्चुअली में पेमेंट करोगे ना, वहां तक का इंटरेस्ट तो आपको देना ही है। ये कैलकुलेशन में बहुत सिंपल सी बात है जो यहाँ एग्जीक्यूट होने वाली है। क्लियर? तो 234A आपका यहाँ पे कंप्लीट है। नेक्स्ट जो सेक्शन आ रहा है दैट इज 234B। इसमें भी बहुत छोटा सा पॉइंट है, जितना ये था वैसे ही सेक्शन है और शायद इससे भी सिंपल है। यहाँ पे बात हो रही है इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट्स इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। चलो ये तो क्लियर है ना, पूरा चीजें वैसे लिखी है अंदर थियरी में, ऐसा जितना प्रॉब्लम नहीं। अब 234B में अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, 1% पर मंथ। वो जैसे मैंने आपको बोला कि वो चेंज नहीं होने वाला, तो रेट वही रहने वाला है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, क्यों आपके ऊपर ये इंटरेस्ट लगाया जा रहा है? आपने एडवांस टैक्स जो है ना वो पे करने में डिफॉल्ट किया है। हो सकता है आपने एडवांस टैक्स पे किया लेकिन डिफॉल्ट किया। अब डिफॉल्ट का क्या मतलब? एक्चुअली में देखो ऐसा है, आपने ना एडवांस टैक्स के नाम पे जो अमाउंट पूरे साल में एक्चुअली में पे किया, ये एडवांस टैक्स पेड है, पे किया 1,00,000 रुपीज़, ठीक है, इतना आपने पे कर दिया। अच्छा, साल के एंड में जब एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी आपकी कैलकुलेट की गई, जब रिटर्न फाइलिंग की डेट आई, तो पता चला कि जो एक्चुअल लायबिलिटी है दैट इज 1,50,000 रुपीज़। समझ आए? तो आइडियली तो आपने 50,000 रुपये शॉर्ट पेमेंट किया। अब आप डिपार्टमेंट को बोलोगे ठीक है, मुझे क्या पता था इतना टैक्स आ जाएगा, ले लो बाकी के 50,000 रुपये पे कर देता हूँ, रिटर्न के साथ बात खत्म हो गई। अगर उन्होंने ये चीज़ अलाउ कर दी तो लोग क्या करेंगे, इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। देखो एक्चुअली में मुझे मालूम था कि मेरा टैक्स का अमाउंट 1,50,000 के आसपास आने वाला है, बट मैंने सोचा फालतू में क्यों एडवांस में पैसा पे करूँ। उनको एडवांस टैक्स चाहिए ना, कुछ भी अमाउंट दे दो, XYZ नाम का पे कर दो, इतना भी क्या जरूरत है, 10,000 पे कर दो। समझ आ गया? तो मैं क्या बोलूँगा, अरे भाई भरा तो है एडवांस टैक्स, अरे कितना भरा, 10,000 रुपये। एक्चुअल टैक्स कितना है साल के एंड में, 1,50,000 रुपये। तो 90% से ज़्यादा पैसा तो आपने पे ही नहीं किया विद इन द ईयर। तो सरकार को जो पैसा मिलना चाहिए था एडवांस में, वो पर्पस तो पूरा हुआ नहीं। ये तो कैसा है कि नाम का पैसा दे दिया कि चलो अपनी अटेंडेंस लग गई, दे दिया ना 10,000 रुपये एडवांस टैक्स, एक बार के लिए नाम हो गया कि एडवांस टैक्स भर दिया। अब जो भरा है और जो भरना चाहिए था उसमें गैप तो देखो। तो यहाँ पे बोला कि ये जो गैप है ना, एक अमाउंट तक चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। अब वो कितना चलेगा वो समझ लो। इन्होंने ऐसा बोला कि जो भी आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी साल के एंड में पता चलेगी, जब भी पता चलेगी, एटलीस्ट उसका 90% आपका एडवांस टैक्स पेड होना चाहिए, एटलीस्ट 90%। समझ आए? तो उस हिसाब से यहाँ पे कितना पेमेंट करना चाहिए था आपको, 1,35,000 मिनिमम।
अगर आपने इससे कम पेमेंट किया है ना, तो हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे सेक्शन 234B में, क्योंकि ये तो फिर आप क्या कर रहे हो, जानबूझ के डेफिसिट पेमेंट करके हमारा पैसा भी यूज कर रहे हो और नाम का एडवांस टैक्स देके सिर्फ कंडीशन फॉर्मेलिटी के लिए पूरी कर रहे हो, वैसा नहीं चलेगा। ये पॉइंट है। बोलो, कंडीशन समझ आई? जितनी आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी साल के एंड में आई, उसका 90% अगर आपने एडवांस टैक्स भरा होगा तो अच्छी बात है, कम भरा होगा तो जितना डेफिसिट है ना, उस पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा। अब देखो, ये तो उन्होंने मिनिमम बोला था ना, 135 तो मिनिमम पे करना है। अपने एग्जाम्पल में अपन ने कितना पे किया था? 1 लाख तो पे किया, है ना? तो डेफिशिएंसी एक्चुअल में कितनी थी? डेफिसिट अमाउंट था 50,000, तो ये 50,000 के ऊपर 234B में इंटरेस्ट लगेगा एट 1% पर मंथ। अच्छा, पॉइंट ये कि इंटरेस्ट लगना कब से स्टार्ट होगा, ड्यूरेशन भी तो समझनी है। तो उन्होंने बोला है फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर। फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर, अपना प्रीवियस ईयर ये रहा। असेसमेंट ईयर कब स्टार्ट होगा? जस्ट नेक्स्ट डे से। तो आपका यहाँ जो इंटरेस्ट लगना शुरू होगा ना, 1 अप्रैल 2023 से होगा। और कब तक लगेगा? जब तक आप पेमेंट नहीं कर देते। सिंपल सी बात। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपको डिफाइन करना है कि कब से इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा। दिस सेक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द रिटर्न ऑफ इनकम। क्या आप रिटर्न ऑफ इनकम कब फाइल करते हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका प्रीवियस ईयर खत्म हो गया तो आइडियली आपको यहाँ तक एडवांस टैक्स भर देना चाहिए था। ये आपके पास लास्ट मौका था। आपने एडवांस टैक्स के नाम पे जितना भरना था भर चुके। ये तो मिनिमम है, ये तो आपने पे नहीं किया, जितना आपने पे किया। अब जब साल के एंड में कैलकुलेशन हुई, पता चला डेफिशिएंसी है और मिनिमम 135 पे करना चाहिए था, आपने 1 लाख भरा, तो पूरे 50,000 रुपए पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। और साल खत्म होते ही ना अगले दिन से लगना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने तो बोला था विद इन द प्रीवियस ईयर भर देना, आपने नहीं भरा ना, अगले दिन से इंटरेस्ट लेना हम तो स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ से लेके जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं कर देते, जो भी लास्ट डेट होगी पेमेंट की, डेट ऑफ पेमेंट लिख देता हूँ शॉर्ट में, वहां तक का इंटरेस्ट आपको जोड़ के पे करना पड़ेगा। जैसे 234B। बोलो, समझ आएगी? अब इसमें 234A ओवरलैप हो सकता है, वो भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ऐसा पॉसिबल है? डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि 234A का पर्पस ही अलग है। वहां बोला था रिटर्न फाइलिंग की डेट आ गई, अभी तक आपने जो है रिटर्न नहीं सबमिट किया। रिटर्न नहीं सबमिट किया मतलब टैक्स पेमेंट भी बाकी है, तो उस रीजन से वो वाला टैक्स लग रहा है या इंटरेस्ट लग रहा है। तो 234A भी आ सकता है यहाँ पे, 234B आ सकता है, साथ में भी आ सकता है। ये अगर मैं आगे डेट कंटिन्यू कर लूँ 31 जुलाई 2023, फिर और कुछ डेट ले लेते हैं रिटर्न फाइलिंग की, 15 अक्टूबर 2023, तो आपका 234B तो यहीं से लगना शुरू हो गया। तो इस पूरे ड्यूरेशन का 234B लगेगा। 234A कब लग रहा है? ये वाले ड्यूरेशन में, तो ये हो गया 234A। तो ओवरलैप हो ही रहा है ना, इस ड्यूरेशन में 234A भी लग रहा है और B भी लग रहा है। ऐसा हो सकता है, इस पे कोई ऐसा एक्सक्लूसिव नहीं बोला है कि कोई एक सेक्शन में ही इंटरेस्ट लग सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मल्टीपल सेक्शंस में भी लग सकता है। तो डबल हो गया आपका इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर दिस ड्यूरेशन। बोलो, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक समझ आएगी? तो ये कंडीशन यहाँ पे कवर होगी। तो 234B आपका कंप्लीट है, उसमें इतना ही पॉइंट बोला है। जो कैलकुलेशन वाला मेजर पार्ट है वो यही पॉइंट्स है। बाकी कुछ थियरेटिकल सेक्शन के रेफरेंसेस दिखेंगे आपको, लेकिन वो अभी नीडेड नहीं है। पहले अपने कैलकुलेशन पे फोकस करते हैं, ये इनफ है। अब लास्ट सेक्शन आ रहा है वैसा, दैट इज 234C। सबसे इंटरेस्टिंग वाला यही है। इसमें ना डिफरमेंट की बात हो रही है। ये वाला तो कंप्लीट, ये कंडीशन तो एक ही कंडीशन थी, आपको समझ आ गई होगी। 234C देखते हैं, इसमें कैलकुलेशन भी आएगा थोड़ा बहुत और आपको समझने में मजा आएगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या हो रहा है, कहाँ पे हम डिपार्टमेंट को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो समझ गए, वो आपको रिलेट होगा। यहाँ नंबर्स में यही यूज करने वाला हूँ। एक बार वापस वो एग्जाम्पल लिख ही रहा हूँ। देखो, जो टाइमलाइन है उसे समझते हैं। बार बार प्रीवियस ईयर की बात हो रही है ना, अपना प्रीवियस ईयर 1/4/2022 से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, जो एडवांस टैक्स पे करने की बात हो रही है, उसमें पता है हमने देखा था कि इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। कुछ इंस्टॉलमेंट्स आपको बताए हुए थे। पहला इंस्टॉलमेंट आ रहा था 15 जून, तो ये डेट रही होगी। दूसरा इंस्टॉलमेंट आ रहा है 15 सितंबर। तीसरा इंस्टॉलमेंट था 15 दिसंबर। और एक लास्ट इंस्टॉलमेंट था आपका 15 मार्च। और फिर ये प्रीवियस ईयर एंड हो गया 31 मार्च। तो ये ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ये 4 इंस्टॉलमेंट्स की डेट्स थी जो एडवांस टैक्स के केस में इन्होंने बोली थी। ऐसे ही था। अच्छा, एडवांस टैक्स कितना भरना है वो भी तो हमने देखा था, कुछ परसेंटेज दे रखा था। आपकी जितनी भी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है उसका 15% यहाँ तक भर देना, उसका 45% यहाँ तक भर देना, 75 यहाँ तक भर देना, 100 यहाँ तक पूरा पे करना पड़ेगा। ये बात हुई थी। अब इसके रिगार्डिंग कुछ नंबर्स अपने अज्यूम कर लेते हैं। आपकी जो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है वो अज्यूम कर लेते हैं सेम 1 लाख रुपीज। ये आपने साल के स्टार्टिंग में एस्टिमेट लगाया था कि पूरे साल में 1 लाख रुपए जैसा टैक्स का अमाउंट आएगा। तो आपने जो इंस्टॉलमेंट्स पे किए होंगे वो 1 लाख के अकॉर्डिंग पे किए होंगे, समझ आ रहा है?
अब साल के एंड में जो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी आई है वो सेम 1,50,000 जो प्रीवियस एग्जाम्पल में अपन देख रहे थे। तो डेफिशिएंसी हो गई ना 50,000 रुपए की, वो तो हमें पता ही है। अब पॉइंट ये है कि डिफरमेंट का मतलब क्या है। 234C क्या सजेस्ट कर रहा है? 234C ये सजेस्ट कर रहा है कि ये जो पेमेंट्स आपको करने के लिए बोले थे ना, आप वो पेमेंट्स कर तो रहे हो लेकिन उसको डिफर कर रहे हो। डिफर करने का मतलब आज पैसा मांगा कल देता हूँ, परसों देता हूँ, ऐसे कर करके डिले कर रहे हो और एंड तक आते आते आपने सब कुछ पे कर दिया। एक रैंडम एग्जांपल लेता हूँ नंबर्स के हिसाब से। ये जो 1 लाख रुपए की आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लाइन, अभी इसकी बात नहीं करते, एस्टिमेशन जो आपने 1 लाख रुपए का एस्टिमेशन किया था, तो डिपार्टमेंट में उस हिसाब से आपको क्या बोला था, यहाँ तक 15,000 भर देना, यहाँ तक 45,000 भर देना, यहाँ तक 75,000 और यहाँ तक पूरा 1 लाख रुपए कंप्लीट कर देना, यही बात हुई थी। आपने क्या किया एक्चुअल में, समझो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ तक ना आपने 5,000 भरा, फिर यहाँ तक आते आते आपने 10,000 भरा, यहाँ तक आते आते आपने 25,000 भरा और यहाँ पे पूरा एक साथ बाकी का पे करके पूरा कर दिया। बात समझ आई क्या हो रहा है? ये पे करना चाहिए था और आपने ये पे किया। आपने इसमें इस दोनों ट्रांजेक्शन में जो डिफरेंस है उसमें आपने क्या किया, सरकार का पैसा यूज किया। जो पैसा आज मांगा कल देता हूँ, जो कल मांगा परसों देता हूँ, और लास्ट में ना जो डेडलाइन थी आपको पता है इससे आगे नहीं जाना है, तो लास्ट में एक साथ सारा पैसा लेके आ गए। तो अगेन सरकार का पैसा यूज कर लिया आपने, उनका पर्पस पूरा नहीं हुआ। जिस डेट पे उनको 15,000 मिल जाने चाहिए थे आपने कितने दिए? बोले 5,000 ले लो बाकी भिजवाता हूँ। मार्केट में भी यही होता है ना, अरे कल पे करता हूँ, परसों करता हूँ, 2 दिन में आ जाएंगे, 4 दिन में आ जाएंगे। आप गवर्नमेंट के साथ भी वही हरकतें कर रहे हो। इस डेट तक आते आते उनको आपसे टोटल 45,000 चाहिए था, आपने बोला यार अभी इतना एडजस्ट नहीं हो रहा है, 5,000 और ले लो, 10 पूरे कर दिए, बाकी के भिजवाता हूँ। समझ आ रही? तो इस डेट तक गवर्नमेंट को 45 मिलना चाहिए था, आपने कितना दिया? 10। तो आपको नहीं लग रहा 35,000 उनका मजे से यूज कर रहे हो? उनको भी तो दिख रहा है कि यार पैसा यूज किया जा रहा है, एक एक दिन का ब्याज लगता है, पैसे नहीं दे रहा है। अच्छा फिर यहाँ तक आते आते तो 75,000 आपका आउटस्टैंडिंग है, अभी तक आपने टोटल कितना चुकाया? सिर्फ 25। कहाँ 75,000 कहाँ 25? तो डिफरेंस का 50,000 तो आप यूज कर रहे हो बैठे बैठे इतने महीनों से। समझ में आ रहा है? फिर ये लास्ट डेट आ गई, अब डिपार्टमेंट ने बोला अब अगर पैसे नहीं दिया देख लेना। अरे बोले नहीं लेके आए हम लोग, पूरे 1 लाख कर दिए, 25 दिए थे, 75 बाकी थे, ले लो। लो आपका 1 लाख हिसाब पूरा ना। देखो भाई लास्ट डेट आते आते पूरा पे कर तो दिया, अब तो कुछ बाकी नहीं है। समझ में आ रहा है? अरे भाई लास्ट डेट आते आते पे किया, लेकिन ये जो पैसा यूज कर रहे थे इतने टाइम से, यहाँ 15 मांगा 5 दिया, 10,000 की डेफिशिएंसी, यहाँ 45 मांगा अभी तक टोटल 10 दिया, वापस 35,000 की डेफिशिएंसी, यहाँ तो डेफिशिएंसी और 50,000 हो गई और यहाँ लाके पूरा कर दिया आपने। तो ये जो 3-3 महीने हमारे पैसे यूज करते रहे, इसका ब्याज कौन भरेगा? समझ आ रहा है? ये जो आपने किया है दिस इज डिफरमेंट। आज के पैसे कल देता हूँ, कल के पैसे परसों, लास्ट डे तक जाते जाते आपने पूरा पे कर दिया, तो इसको बोलते डिफर करना, आगे उसको पोस्टपोन करते जाना। इस डिफरमेंट पे भी इंटरेस्ट लगेगा। आप अपनी जगह हो, डिपार्टमेंट कम नहीं है। समझ आ गया? उनको मालूम है क्या चल रहा है और वो शर्म नहीं खाने वाले हो, तो रिकवरी भी कर लेंगे, उनको पता है कैसे करनी है। तो यहाँ बोल दिया भाई ये जो आप डिले कर रहे हो, आज के पैसे कल दे रहे हो, तो ये बीच का जो टाइम है ना उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं डिफरमेंट ऑफ पेमेंट, और 234C में इसको इंटरेस्ट के लिए एलिजिबल किया होगा। लॉजिक समझ आ रहा है क्या हो रहा है? ये नंबर्स आप अभी नहीं लिखोगे चलेगा, मैं एग्जांपल में पूरा कैलकुलेट करा ही रहा हूँ। ये सिर्फ आपको स्टोरी रिलेट कराने के लिए मैंने बोला कि क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है। अब कैलकुलेट कैसे करना है, इंटरेस्ट कैसे एक्चुअल में गिनते हैं वो हमें देखना है, समझो। ठीक है, ये सिचुएशन तो है। अब प्रैक्टिकल बात भी करते हैं आगे की। डिपार्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू अपन ने समझ लिया, हम उनको कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं वो भी पता चल गया। बट कहीं ना कहीं हम भी ऐसे नसेसी जेन्यून हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम हमेशा चीटिंग कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि हमने 1 लाख रुपए गिना था, एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी साल के एंड में पता चली 1,50,000 रुपए। अब डेफिशिएंसी तो काफी सारी है, अगर हम डेफिसिट अमाउंट की बात करें तो वो 50,000 रुपीज की डेफिशिएंसी हो रही। अब डिपार्टमेंट बोलेगा यार तो आपने गड़बड़ कर दी, इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करो, ये वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन एज एन असेसी हम भी डिपार्टमेंट को बोल सकते हैं कि भाई ये जो एक्यूरेसी की बात आप कर रहे हो ये भी तो प्रैक्टिकल नहीं है ना। मैंने 1 लाख रुपए गिना, वो भी बड़ा अमाउंट है, 1 लाख रुपए तो मैंने पे किए भी है पूरे साल में, और मान लो कि टाइम पे किए, या 15,000 या 45 75 सब कुछ टाइम टू टाइम पे किया, डिफरमेंट का इशू नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो डिफरेंस आया ये मेरे हाथ में भी तो नहीं था, मैं एग्जैक्ट 1,50,000 तो कंप्यूट करके बता भी नहीं सकता था, थोड़ा तो ऊपर नीचे होता है, ये असेसी का आर्ग्यूमेंट है। डिपार्टमेंट बोलेगा फेयर इनफ, हम भी समझते हैं ये कि एग्जैक्ट डिफाइन करना किसी के लिए भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, काम एस्टिमेट या लमसम बेसिस पे चलता है। बट आपको कोशिश ये करनी चाहिए थी कि ये नंबर इस नंबर के जितना ज्यादा पास हो उतना अच्छा। ये जो गैप है ना ये बहुत ज्यादा है, और इस गैप का इम्पैक्ट ये इंस्टॉलमेंट्स पे भी तो पड़ रहा है। अब देखो कंपेरिजन बताता हूँ, वापस मैं रफली लिख रहा हूँ, लास्ट में टेबल आपको पूरा प्रॉपरली लिखवा दूंगा। आइडियली मैंने पे किया 1 लाख को बेस बना के कि मेरी एस्टिमेटेड लायबिलिटी 1 लाख थी, लो 15,000 यहाँ पे ले लो, 45,000 यहाँ पे ले लो, 75,000 यहाँ पे, और 1 लाख पूरा कर दिया यहाँ पे। तो मैंने प्रॉपर इंस्टॉलमेंट्स पे किए जो मैंने एस्टिमेशन लगाया था।
लेकिन डिपार्टमेंट को बाद में पता चला कि एक्चुअल टैक्स कितना आ रहा है, 1,50,000। तो मुझे आइडियली पे करना कितना चाहिए था, मुझे तो इसके हिसाब से पे करना चाहिए था ना, इंस्टॉलमेंट्स भी। तो 1,50,000 पे अगर मैं ये इंस्टॉलमेंट्स गिनूं तो अमाउंट कुछ और ही आएगा। कितना आएगा वो भी देख लेते हैं। 1,50,000 पे 15% गिनोगे ना तो 22,500 आएगा। वही 1,50,000 पे आप 45% गिनोगे तो 67,500 आएगा। फिर इस पे 75 गिनो तो 1,12,500 आएगा। और यहाँ तक आते आते ना 1,50,000 पूरा हो जाएगा। कैलकुलेट करके देख लेना ये अमाउंट्स आएंगे। अब पॉइंट ये है कि डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है, बोले आपको भरने चाहिए थे इतने, आपने भरे सिर्फ इतने, ये भी तो डेफिशिएंसी है, ये भी तो डिफरमेंट है। अब देखो कितनी शॉर्टेज हो गई, 7,500 की। ये 7,500 डिपार्टमेंट को कब मिला, नेक्स्ट पेमेंट में। समझ आ रही बात। मैंने आपसे मांगे थे 22,500, आप लेके कितने हैं, 15,000। मैंने बोला बाकी के 7,500, आपने बोला बाद में देता हूँ। समझ आए। अब बाद में मतलब कब, सीधा 3 महीने बाद। अब यहाँ तक आते आते आपने मुझे टोटल कितना पे किया, 45। तो ये 7,500 तो मैं पहले इसमें गिनूंगा ना, तो जो 45,000 है इसमें 7,500 तो पुराने वाले बाकी थे वो आए, रिमेनिंग अमाउंट आपने अभी दिया। अब इस डेट तक आइडियली मुझे आपसे कितना पैसा मिल जाना चाहिए था, 67.5। टोटल आपने कितना दिया, 45। कितना डेफिशिएंसी है, 22.5। अब ये बोलूंगा ये पैसे कब दोगे, आपने बोला बाद में पे करता हूँ। अब अगला पेमेंट आपका कब आएगा, अगले 3 महीने बाद। तो यहाँ तक आते आते आपने टोटल 75 पे किया। इसमें जो भी आपने मुझे एक्स्ट्रा पे किया 30,000, पहले तो मैं यही गिनूंगा ना, तो 22,500 बाकी थे वो आए, ऊपर के तो 7,500 दिए। देखो यहाँ पे भी डेफिशिएंसी, समझ आ रहा है, ये डेफिशिएंसी कुछ 37,500 की हो रही है। तो मैं ये गिनता जा रहा हूँ, लास्ट तक आते आते डेफिशिएंसी हो गई 50,000। अब एज ए डिपार्टमेंट मैं आपको ये बोलूंगा कि मुझे 22,500 रुपये चाहिए थे, आपने 15 ही दिए। मुझे 7,500 रुपये पे इंटरेस्ट चाहिए। कब से कब तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्योंकि ये 7,500 का जो शॉर्टफॉल था वो पूरा कब हुआ, इस पेमेंट में। तो वो 7,500 मुझे यहाँ पे मिले। तो आपने एज एन असेसी ये 7,500 मेरे 3 महीने तक यूज किए, यहाँ से लेके अगले पेमेंट तक। बात समझ आ रही। ये वाले 22,500 जो यहाँ मिलने चाहिए थे मुझे इस पेमेंट में मिले, तो आपने ये पैसे यहाँ से लेके यहाँ तक 3 महीने तक यूज किए। अच्छा ये वाले में भी सेम केस, आगे जो शॉर्टेज है मेरी यहाँ पे पूरी हुई, आपने 3 महीने तक ये पैसे यूज किए, मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट चाहिए। पर फिर एज एन असेसी आपका आर्ग्यूमेंट भी ये है कि यार इतना एक्यूरेट कोई कैसे गिन सकता है, कुछ तो आप रीजनेबल वेरिएशन अलाउ करो। 234B में नहीं बोला था 90% पे कर दिया तो भी चलेगा, तो 10% का मार्जिन दिया था ना। तो वैसे भी यहाँ कुछ मार्जिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एग्जैक्ट 22,500 तो कोई कंप्यूट कर नहीं सकता था। चलो आपने 15,000 भेजे, मैं बोल रहा हूँ ये तो बहुत कम है, इतना गैप थोड़ी चलेगा। तो आप डिपार्टमेंट को बोलोगे ना कि यार देखो एक्चुअल 22,500 पे करना बनता है, कुछ मिनिमम फिक्स कर लो ना कि चलो 21 दे दिया तो भी ठीक था, 20 दे दिया तो भी ठीक था। आप तो बोल रहे हो एग्जैक्ट 22,500 होना चाहिए और उसे 1 रुपया भी कम हुआ तो आप इंटरेस्ट लगा रहे हो, वो गलत हो गया। तो यहाँ पे सेक्शन में 234C में उन्होंने आपको वेरिएशन अलाउ किया कि ये तो एक्चुअल पे करना ही था, बट अगर इसके बदले आपने कुछ मिनिमम भी पे कर दिया होता ना तो भी हम चला लेते। पर वो मिनिमम कितना, वो सेक्शन से मालूम पड़ेगा। आ रही स्टोरी समझ, देख लो। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी के सामने। आप देखो टेबल में बोला है वेयर एडवांस टैक्स पेड ऑन और बिफोर 15 जून, 15 जून वाला डेटा इज लेस देन 12% ऑफ द टैक्स ड्यू ऑन द रिटर्न्ड इनकम। ये कुछ नया रेशियो आ गया 12%। अभी तक बात कितनी हो रही थी, 15% की हो रही थी। अब देखो यहाँ से आपको समझ आएगा 12% पता है किस पे गिनना है, ये 1,50,000 पे ऑन द टैक्स ड्यू इन द रिटर्न ऑफ इनकम। इस पे 12% गिनो तो कितना होगा, 1,50,000 पे 12% गिनो 18,000 होगा। समझ आ रहा है। अब यहाँ सारे नंबर आपके सामने, ध्यान से समझना। डिपार्टमेंट बोलता है कि एक्चुअली तो आपका 22,500 बनता है, आपने पे कितना किया है, 15। अगर आपने 18,000 भी पे कर दिया होता ना तो भी हम समझ लेते कि चलो इतना वेरिएशन अंडरस्टूड है, लेकिन आपने इससे कम पे किया ना, ये नहीं चलेगा। बात समझ आई। टोटल लायबिलिटी इज 22,500। मैं सिर्फ 15 जून की बात कर रहा हूँ, आगे की बात नहीं कर रहा। टोटल लायबिलिटी कितनी है, 22,500। आपने कितना चुकाया, 15,000। शॉर्टेज कितनी हो रही है, 7,500। अगर टोटल आप देखो, डिपार्टमेंट बोल रहा है कि ठीक है हम भी प्रैक्टिकली समझते हैं कि आपने इतना एक्यूरेट गिना होगा, ये नहीं पॉसिबल है, बट 22,500 के सामने कुछ तो पे कर सकते थे, 21, 20, 19। अगर आपने मिनिमम, ये मिनिमम है, 18,000 भी पे कर दिया होता ना तो भी हम चला लेते कि चलो ठीक है इंटरेस्ट नहीं लेंगे, इतना वेरिएशन भी हमें ओके। लेकिन क्योंकि आपने इससे कम पेमेंट किया, अब हम नहीं चलाएंगे। अब पूरे अमाउंट पे, फुल डेफिशिएंसी पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है, कंसेप्ट क्या है। एकदम डिटेल में जा रहा हूँ कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे हो रहा है, क्लियर। अच्छा अगर आपने यहाँ 15,000 के बदले 19,500 पे किया होता सपोज, तो भी तो डेफिशिएंसी तो थी, बट आपका 1 रुपया भी इंटरेस्ट नहीं लगता, क्योंकि जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है ना आपने उससे ज्यादा पे किया है। डिपार्टमेंट ये समझ जाता कि अगर कोई इतना पे कर रहा है ना तो उसने एक्चुअली में जेन्युइनली गिना है, इसके अंदर इसने ना मैनिपुलेशन करने की कोशिश नहीं की है। लेकिन इतना कम पे कर रहा है ना, इतना वेरिएशन ठीक नहीं है। मतलब 1,50 का टैक्स आ रहा है,
और ये सिर्फ 1 लाख एस्टिमेट कर रहा है, तो उसका एस्टिमेट गलत है, फिर एस्टिमेशन उसको ज्यादा करना चाहिए था, तो हम एक बार अलाउ करते थे। तो अगर आप 18,000 या अबव कुछ भी पे करते, इसके बीच में कुछ भी पे करते हैं ना, कोई इंटरेस्ट नहीं आता। 18,000 से नीचे चले गए ना, अब फुल डेफिशिएंसी पे इंटरेस्ट आ जाएगा। ये प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है। बात समझ आई? तो वेरिएशन अलाउ करते हैं, समझ आया? वेरिएशन कितना अलाउ कर रहे हैं वो समझो। इसको दूसरे तरीके से बोल रहा हूँ मैं, आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, सब कुछ अमाउंट आपके सामने, आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी का जो 15% है वो आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी के 12% से कम नहीं होना चाहिए। बोलो, बात समझ आई? आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी का जो 15% है वो आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी के 12% से कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस लैंग्वेज में बोला है, मैंने आपको सिंप्लीफाई करके पहले ही समझा दिया। क्लियर हो रही बात? तो वेरिएशन अलाउ कर दिया, 22,500 के बदले 18 भी चलेगा। कोई क्वेरी है यहाँ तक? कुछ नहीं समझ आया तो बोलो। अब कुछ बात रिलेट हो रही है, क्या बोल रहे हैं? अब ये चीज़ तो मैंने आपको 15 जून के हिसाब से समझाई, 15 सितंबर पे भी तो ये पॉइंट एप्लीकेबल होगा। अब समझो वापस, अब इसी तरीके से बोल रहा हूँ। 15 सितंबर वाले केस में उन्होंने ऐसा बोला है कि आइडियली 45% पे हो जाना चाहिए था। 45% के हिसाब से कितना अमाउंट पे करना बनता था? तो बोला 67,500, 1,50,000 का 45%, 67,500 ये टोटल लायबिलिटी पेएबल थी। आपने एक्चुअल में कितना पे किया? सिर्फ 45, 1,00,000 पे 45% गिना आपने, बट ये तो बहुत कम हो गया। वो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आपने इस डेट तक आपकी जो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी थी 1,50,000, उसका 36% भी पे कर दिया होता तो हमें ऑब्जेक्शन नहीं था। इसका 36% कितना हो रहा है देख लो, 54,000। समझ आ रही बात? ये मिनिमम था, इससे कम पेमेंट किया ना, अब ये पूरा अमाउंट आपका इंटरेस्ट के लिए एलिजिबल हो गया, इसमें पूरे पे इंटरेस्ट लगेगा। आ रही बात समझ में? ऐसे होगा। तो वेरिएशन अलाउ कर रहे हैं 45 के बदले 36। अगर आप इसको ऐसे समझो ना दूसरे तरीके से, 20% वेरिएशन अलाउ कर रहे हैं। 234B में क्या बोला था? 100 का 90 भर देते तो भी चलता। कितना वेरिएशन अलाउ किया? 10% अलाउ किया था। यहाँ पे ना एक्चुअली में 20% होता है, बिकॉज 15% गिनो ना 1,50,000 पे तो ये बनता है 22,500, और 1,50,000 पे 12% गिनो ना तो ये बनता है 18। उन्होंने क्या बोला? 22,500 के बदले 18 भी भर देते तो चलता। इससे नीचे गए वो नहीं चलेगा। अब ये जो गैप है ना बिटवीन 15% एंड 12%, दिस इज अ वेरिएशन ऑफ 20%। कैसे? 15 का 20% गिनो कितना होता है ना? 15 माइनस 3% कितना हो गया? 12% हो गया। तो उन्होंने 15% के बदले 12% पे हाँ बोल दी ना, दिस इज अ वेरिएशन ऑफ 20%। मैथमेटिकली बता रहा हूँ, दिस इज अ वेरिएशन ऑफ 20%। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको नंबर्स याद हो जाए, क्योंकि यही वेरिएशन यहाँ पे भी लग रहा है। ये 45% के हिसाब से पे करना था, बोला 36 पे गिन लो, कम से कम इतना तो पे कर दो। इससे नीचे जाओगे तो नहीं चलेगा। 45 और 36 का जो वेरिएशन है ना वो भी 20% का है। अब 45 का 20% गिनो कितना होता है? 9 होता है। वो 9 इसमें से माइनस करो, आ गया 36। 20% वेरिएशन अलाउ कर रहे हैं। 100 के बदले 80 भी दे दिया ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 80 से नीचे जाओगे तो पूरा इंटरेस्ट लगा देंगे। ये कंसेप्ट चल रहा है यहाँ पे। आए को समझ में? तो उनका इंटेंशन समझा रहा हूँ ताकि आपको नंबर्स अपने आप याद हो जाए कि लॉजिक क्या है। जितना लॉजिकली सोचोगे उतना लर्न कम करना पड़ेगा, जितना दिमाग नहीं लगाओगे उतना रटना पड़ेगा। दोनों ऑप्शन में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है। वैसा ये सब नहीं समझ आ रहा, भारी लग रहा है, तो सीधा याद रखो 45 और 36। फिर ये क्यों आया वो मत सोचो, और क्यों आया वो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे कैलकुलेशन किए। अब देखो एक्स्ट्रा चीजें हटा देता हूँ। थर्ड इंस्टॉलमेंट देख लो, 15 दिसंबर वाला। इसमें क्या बोला था? 75%। 75% के हिसाब से आपको आइडियली पे करना चाहिए 1,12,500। अब डिपार्टमेंट यहाँ तक आते आते ये बोल रहा है कि अब इसमें वेरिएशन अलाउ नहीं करेंगे, वेरिएशन बहुत हो गया। देखो फर्स्ट क्वार्टर था, अभी तो पूरा साल बाकी था, तो हो सकता है आपको नहीं समझ आई हो। तो यहाँ पे हमने 15 के बदले 12% पे हाँ बोल दिया। सेकंड क्वार्टर था, चलो नहीं समझ आया, 45 का 36 कर दिया। थर्ड क्वार्टर आते आते आधे से ऊपर साल खत्म हो चुका है, अब थोड़ा एक्यूरेसी की तरफ आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे ना जो 75% के हिसाब से बोला है ना 1,12,500, मिनिमम भी 1,12,500 पे करना ही पड़ेगा। इससे अगर थोड़ा भी कम पे किया आपने तो 75 ही पे किया है, तो पूरी डेफिशिएंसी आपकी इंटरेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएगी। 75% वाले में कोई वेरिएशन अलाउ नहीं किया, और लास्ट में तो ऑब्वियसली होना भी नहीं, 100 के सामने भी 100 ही रहेगा। तो पहले 2 क्वार्टर्स में ही आपको वेरिएशन अलाउ कर रहे हैं, लास्ट 2 क्वार्टर में वेरिएशन अलाउ नहीं कर रहे, ऐसा बोलो। अब इसमें ये सब कुछ बाद ही पता चलेगा। हाँ वही तो बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको ना कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया, यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा रिलीफ दिया कि चलो 22,500 तो बाद में पता चला, आपने तब एस्टिमेट करके 18 भी भर दिया होता तो चल जाता, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ बोला है कि नहीं, थर्ड इंस्टॉलमेंट तक आते आते आपको थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट आइडिया आ जाना चाहिए था कि आपकी टैक्स लायबिलिटी 1,00,000 नहीं 1,50,000 के आसपास होने वाली है, तो आपको अराउंड इतना अमाउंट भर देना चाहिए। अब इसमें 1 भी रुपया कम होगा तो इंटरेस्ट पूरा लेंगे। यहाँ कोई रिलीफ नहीं दिया, वो जो बोलते हैं ना प्रैक्टिकल गैप बनने का जो रिलीफ यहाँ पे दे रहे थे, यहाँ पे दे रहे थे, यहाँ तक आते आते नहीं दिया।
तो डिपार्टमेंट की मर्जी है, जो उन्होंने रूल पास किया अपने को फॉलो करना, ठीक है। और लास्ट वाले में भी वेरिएशन नहीं रहेगा। बोलो कंसेप्ट पूरा समझ आया? ये सारी चीज़ें अभी मैंने आपको लॉजिकली समझाई है, लेकिन इसको एग्जाम में प्रेजेंट करना हो तो ऐसे तो लिख नहीं सकते, समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। इसके लिए टेबुलर प्रेजेंटेशन होगा, कुछ 2-4 कॉलम्स बनेंगे, ये सारे अमाउंट अपने को ना कॉलम वाइज प्रेजेंट करने हैं, जिससे चेकर को इजीली समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। तो मैंने इसलिए बोला कि मैं रफ कैलकुलेशन समझा रहा हूँ, प्रेजेंट ऐसे नहीं करना। अब क्योंकि आपको रफ कैलकुलेशन में कंसेप्चुअली आइडिया आ गया होगा, अब जब मैं टेबल में लिखूंगा तो आपको बहुत इजीली समझ आएगा। सारे में यही नंबर्स वापस लिखने वाला हूँ, लेकिन प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। समझ आए? यहाँ तक कंसेप्ट में कोई क्वेरी है तो बोल दो, क्योंकि फिर अब ये सब हटाना पड़ेगा, अब टेबल पे जाएंगे। बोलो कोई कंफ्यूजन इसमें? पता चला क्या हो रहा है? ये इसको आप ऐसे देखोगे तो शायद ही आपको कुछ समझ आएगा, बात तो आगे टेबल से समझ आनी है, बट कंसेप्ट अभी एक बार रिलेट हुआ होगा कि नंबर्स का क्या मतलब है। क्लियर? अब कॉलम्स बना लेते हैं, एक टेबल आप भी साथ में बना लो मेरे, और उसको नोट कर लो, यही नंबर्स को फिर से प्रॉपरली प्रेजेंट कर लो। देखो चलो देख लो, ये कुछ कॉलम्स बनेंगे यहाँ पे, डेटा क्या है वो भी समझ लेते हैं। देखो जो अपना एग्जाम्पल है वो फिक्स है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, 1,00,000 रुपए एस्टिमेटेड लायबिलिटी हमने पहले अज्यूम की थी। एक्चुअल लायबिलिटी हमारी आ रही है 1,50,000, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्चुअल लायबिलिटी इज 1,50,000 और एस्टिमेटेड बेसिस पे जो लायबिलिटी हमने अज्यूम की है वो है 1,00,000 रुपीज, ठीक है। मिनिमम पेएबल कितना है वो वेरिएशन के साथ बात होगी, और बाकी कैलकुलेशन वैसे रहेगा, समझ लो। अब पहले एक एक करके एक एंट्री पूरी करते जाते हैं, आपको बाद में लिखना है तो भी चलेगा, पहले समझने पे ध्यान देना। 15 जून 2022, वापस वही नंबर्स पे बात हो रही है। 1,50,000 जो मेरी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी बाद में डिटरमाइन हुई, उस हिसाब से मुझे इस डेट तक कितना पैसा पे कर देना चाहिए था। 1,50,000 पे 15%, तो वो कितना आएगा 22,500। ये मैक्सिमम है कि इतना तो मुझे पे कर ही देना चाहिए था, लेकिन मैंने एक्चुअल में कितना पे किया, 1,00,000 पे 15%, तो वो कितना हो गया 15,000। अब इसमें पॉइंट वही है कि 234C का इंटरेस्ट लगना चाहिए कि नहीं, क्योंकि डिफिशियंसी तो है। तो डिपार्टमेंट बोलता है कि देखो आपने कुछ मिनिमम भी पे कर दिया होता ना तो एक बार चला लेते। अब जो मिनिमम पे कर दिया होता वो कैसे गिनना है, 1,50,000 के बेसिस पे ही गिनना है, उस पर परसेंटेज लगा के। यहाँ कितना परसेंट बोला, 12%, तो 1,50,000 पे 12% अगर आप लगाओगे तो कितना आएगा 18,000, ठीक है। 18,000 कम से कम पे कर दिया होता ना तो इंटरेस्ट से बच जाते, बट हमने तो पे किया 15। अब क्योंकि इससे कम पेमेंट किया है, फुल डेफिशिएंसी विल बी सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट। फुल डेफिशिएंसी मतलब इसका डिफरेंस कितना आएगा 7,500। इसको भी अपने कॉलम नंबर देके फिर लिख लेंगे कि आपको बाद में याद रहे अमाउंट कैसे आया। 7,500 पे पूरे अमाउंट पे लगेगा इंटरेस्ट। अच्छा इंटरेस्ट कब से कब तक लगेगा, इस डेट से अगली डेट तक, ठीक है। अब ये 7,500 डिपार्टमेंट को पता है कब मिलेगा, जब आप नेक्स्ट टाइम उनको कुछ भी पे करोगे तभी वो लोग पहले ये पैसा कंसिडर करेंगे, और आपका नेक्स्ट पेमेंट आने वाला है 15 सितंबर 2022 को, तो उनको ये पैसा मिलेगा 15 सितंबर 2022 के पेमेंट में। तो आपने डिपार्टमेंट का 7,500 कितने मंथ तक यूज किया, 3 मंथ्स, 15 जून से लेके 15 सितंबर। तो जो इंटरेस्ट लगेगा वो भी 3 महीने का लगेगा। अब कितने रेट पे इंटरेस्ट लगेगा, एट 1% पर मंथ। तो 7,500 पे 1% पर मंथ फॉर 3 मंथ्स कितना हो गया ये 225 रुपीज। समझ में आया कैसे की ना, तो ये कैलकुलेशन आपको समझना है। दिस इज 7,500 एट 1% पर मंथ फॉर 3 मंथ्स, ये है इसका कैलकुलेशन। क्लियर? कौन से 3 मंथ्स, जून से लेके सितंबर। अब सितंबर वाला ट्रांजेक्शन देखो, इस डेट तक आते आते आपको 45% पेमेंट कर देना चाहिए था। मैं परसेंटेज भी यहाँ लिख देता हूँ, ये 15 के हिसाब से, ये 45 के हिसाब से। तो यहाँ तक आते आते ना 67,500 पे हो जाना चाहिए। दिस इज क्यूमुलेटिव कैलकुलेशन, टोटल। दिस 67,500 इंक्लूड्स 22,500, ये टोटल है, क्यूमुलेटिव है। ये मैंने आपको एडवांस टैक्स के टाइम पे बोला था। हमने एक्चुअल में पे कितना किया, 1,00,000 पे 45% मतलब 45,000, ये भी क्यूमुलेटिव है, इसमें 15 इंक्लूडेड है। मतलब मैंने यहाँ 15,000 पे किया, यहाँ और 30,000 पे किया, टोटल कितना बन गया 45। अब मिनिमम भी तो देखना पड़ेगा, यहाँ पे 12% पे अलाउ किया था, यहाँ कितना होगा 36%। तो 1,50,000 पे 36% मतलब 54,000 गिना था आपने। अब मिनिमम 54 पे कर दिया होता प्रॉब्लम नहीं था, हमने उससे भी कम पेमेंट किया, तो अब क्या होगा, यहाँ पे लगेगा इंटरेस्ट। कितने पे लगेगा, फुल डेफिशिएंसी पे 22,500। अब देखो ये जो गिना था ना पिछला वाला, मैं ये समझा देता हूँ। 7,500 का जो डेफिशिएंसी यहाँ पे क्रिएट हुई थी, ये पैसा डिपार्टमेंट को पता है कब मिला, इस पेमेंट में। ये 15,000 मैंने यहाँ दिए थे, अब पता है यहाँ पे जब आया तो मैंने और 30,000 दिए, तो डिपार्टमेंट क्या बोल रहे हैं, अरे ये 30 में 7.5 तो पहले वाले बाकी है,
इस बार तो आपने सिर्फ 22,500 ही दी, समझ आ रहा है, इसलिए वो 7.5 पे जो इंटरेस्ट है ना यहाँ से लेके यहाँ तक आपसे चार्ज किया, ये इसका लॉजिक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं 22,500 की डेफिशिएंसी। अब ये पैसे तो डिपार्टमेंट को 15 दिसंबर को मिलेंगे नेक्स्ट पेमेंट में, तो ये पैसा आप कितने टाइम तक यूज कर रहे हो, अगले 3 मंथ्स। तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो कैसे गिनेंगे, 22,500 पे 1% फॉर 3 मंथ्स, गिनो ना कितना हो रहा है, 675, समझ आ रहा है। तो ये इंटरेस्ट पोर्शन हो गया इस 22,500 की डेफिशिएंसी पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेमेंट 15 दिसंबर। ये वाला जो अमाउंट है इसमें 75% के हिसाब से पेमेंट होना चाहिए, वो कितना है 1,12,500, ये यार एक बार गिन लेना, 1,12,500 आ रहा है। आपने एक्चुअल में कितना पे किया, 1,00,000 पे 75% के हिसाब से 75,000, मतलब और आपने 30,000 पे कर दिए, समझ आ रहा है। अब डिपार्टमेंट बोलेगा अरे 30 में से 22,500 तो पिछली बार के बाकी है वो है, 7.5 ही तो इस बार सरप्लस दिए, इसलिए वहां का ब्याज आपसे पहले कैलकुलेट कर लिया। अब मिनिमम कितना पे करना चाहिए टू अवॉइड 234C। अब यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं है, यहाँ पे आपका पूरा जो 75% था ना वो पूरा ही आ जाएगा, कोई वेरिएशन नहीं है। यहाँ तो बोला था 45 का 36 भी चलेगा, यहाँ बोला था 15 का 12 भी चलेगा, बोले नहीं, यहाँ तक आते आते क्या होता है आधे से ऊपर साल खत्म हो चुका है, और आप बीच में अपना एस्टिमेट रिवाइज भी तो कर सकते हो। अगर आपने स्टार्टिंग से एस्टिमेट 1,00,000 का लगाया था, वो जो आप पॉइंट पूछ रहे थे ना कि ये तो साल के बीच में बाद में पता चलेगा, उसके लिए बोल रहा हूँ। तीसरा क्वार्टर आते आते अगर आपको ये रियलाइज हो गया कि यार 1,00,000 रुपए नहीं ज्यादा इनकम हो रही है, टैक्स तो डेफिनेटली 1,00,000 से ऊपर आएगा, तो आपको कौन रोक रहा है, आप गलती कंटिन्यू क्यों कर रहे हो। अगर आपने यहाँ तक गलती की है तो आप यहाँ पे अपने एस्टिमेट को 1,00,000 से बढ़ा के 1,40,000 कर दो, 1,50,000 कर दो, और यहाँ पे थोड़ा ज्यादा पैसा भर दो। तो अगर यहाँ तक आते आते आपने कुछ ज्यादा पे करके इसको मैच कर लिया तो बच जाओगे ना, आगे के क्वार्टरली इंटरेस्ट से तो बच जाओगे। तो इन बिटवीन द प्रीवियस ईयर किसी भी क्वार्टर में आप अपने एस्टिमेट को रिवाइज कर सकते हो और एक्स्ट्रा टैक्स पे कर सकते हो, कौन मना कर रहा है। ज्यादा पैसे दोगे तो डिपार्टमेंट ना बोलेगा कि नहीं अभी तक 1,00,000 पे गिन रहे थे एंड तक वैसे ही कंटिन्यू करो, आप इन बिटवीन सफल कर सकते हो। तो वहां पे क्या होगा, मान लो यहाँ तक आते आते आपको एक्चुअल में समझ आ गया कि अपना टैक्स तो 1,50,000 कम से कम आने वाला है, आपको मान लो समझ आ गया, तो अब यहाँ पे फिर गलती कंटिन्यू क्यों कर रहे हो, आप यहाँ पे 75,000 क्यों पे कर रहे हो, आप ज्यादा पैसे पे करके इसको मैच कर लो, आ रहा है समझ। ये जो डेफिशिएंसी है आप इसी क्वार्टर में पे ऑफ करके सेटल कर सकते हो, तो आप 75 के बदले 1,12,500 तक यहाँ पे जाके उसको सेटल कर सकते हो। तो एटलीस्ट अब तो इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा, आगे के ड्यूरेशन का जो लग गया वो ठीक है, बाकी का तो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास वो करेक्शन करने का चांस इन बिटवीन द प्रीवियस ईयर रहता है। अपन यहाँ पे अभी ऐसा कुछ कर नहीं रहे, इसलिए वो कंटिन्यू होगा वैसे ही। तो आपको मिनिमम 1,12,500 पे करना चाहिए था, क्योंकि वेरिएशन अलाउ नहीं करना। आपने कितना पे किया 75, डेफिशिएंसी कितनी क्रिएट हो गई 37,500। अब ये अगली बार पे होगी तो इस पे भी तो पूरे 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 15 दिसंबर से 15 मार्च जो नेक्स्ट डेट आने वाली है। अब इस पे आप कैलकुलेट कर लो कितना इंटरेस्ट आएगा, 37,500 1% फॉर 3 मंथ्स कितना हो रहा है 1,125। तो ये एक और इंटरेस्ट ऐड हो गया। अब लास्ट डेट पे चलते हैं 15 मार्च। इस दिन तक तो पूरा 1,50 पे हो जाना चाहिए था 100%। आपने तो पे किया सिर्फ 1,00,000, कोई गलती सुधारी नहीं, जो चल रहा था वही 25,000 और पे कर दिया आपने। अब मिनिमम उनको कितना चाहिए था यहाँ तक आते थे 1,50, वो भी तो 100% ही मांगेंगे, अगेन नो वेरिएशन। डेफिशिएंसी कितनी है 50,000 रुपये, 1,00,000 भरे 1,50 भर देने चाहिए थे, 50,000 फुल डेफिशिएंसी। अच्छा इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, वो समझो इसमें चेंज है। यहाँ पे क्या हो रहा था ना, 3-3 महीने का गैप आ रहा था, जून का पेमेंट अब सितंबर में मिलेगा, सितंबर का अब दिसंबर में, दिसंबर का अब मार्च में, अब मार्च के बाद थोड़ी ना 3 महीने का टाइम है। अब बताए यहाँ जो डेडलाइन है अपनी, ये डेडलाइन है 31 मार्च, नॉट 15 जून ऑफ द नेक्स्ट ईयर। साल तो खत्म हो जाएगा 31 मार्च पे। तो यहाँ ये जो 50,000 है जो डेफिशिएंसी है वो आपने कहाँ से कहाँ तक यूज की, 15 मार्च से 31 मार्च आपने सरकार का पैसा यूज किया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो ये 16 दिन के लिए किया। तो दिस इज पार्ट ऑफ अ मंथ, पार्ट ऑफ 1 मंथ ओनली। तो इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा ना 50,000 पे, वो 3 महीने का नहीं लगेगा, वो सिर्फ 1 महीने का लगेगा। कौन सा महीना, मार्च वाला, और वो कितना होगा 500 रुपये। समझ आ रहा है। अब बोले ऐसा क्यों, इसके बाद भी तो इंटरेस्ट लगना चाहिए, वो लग रहा है ना। जैसे ही आपका 1 अप्रैल स्टार्ट होगा ना, आपका इंटरेस्ट कौन सा लगना शुरू हो जाएगा, 234B, इसके पहले वाला सेक्शन। समझ आ रहा है। 234C का ऑब्जेक्टिव क्या था, डिफरमेंट ऑफ पेमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर तो यहाँ खत्म हो जाता है ना, इसके बाद थोड़ी ना इंटरेस्ट लगाते रहेंगे। समझ आ रहा है। तो ये डेडलाइन आ जाती है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन लास्ट वाले में आप देखना, थियरी में टेबल में भी आपको दिखेगा 1% 1 महीने के लिए लग रहा है, लेकिन यहाँ पे 1% 3-3 महीने के लिए लग रहा है। अब कुछ रीजन समझ आ रहा है। जब एंड तक आओगे ना तो आपको सब क्लियर हो रहा होगा कि एग्जैक्टली अभी कैसे काम कर रहा है। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ।
क्लियर ये पॉइंट। तो टोटल इंटरेस्ट आपका 234C में कितना लगा वो चाहिए, तो इसका टोटल कर लो, ये अमाउंट गिन लो कितना हो रहा है 2525। तो ये आ गया टोटल इंटरेस्ट पेएबल अंडर 234C। ये सारा कैलकुलेशन कंप्लीट। डेफिशिएंसी के लिए कैसे गिना अगर आपको लिखना है तो अपने ये कर सकते हैं, कॉलम नंबर दे सकते हैं, कॉलम नंबर 1 2 ये 3 ये कॉलम नंबर 4। और डेफिशिएंसी अपन जब भी कैलकुलेट कर रहे थे अपने किसका डिफरेंस ले रहे थे दोनों का, तो ये जो कॉलम नंबर 5 है आप इसमें ऐसे लिख सकते हो कॉलम नंबर 2 - 3, तो ध्यान रहेगा कि अमाउंट कैसे आया। बाकी इसमें तो कोई नीड है नहीं, मैंने कैलकुलेशन बताई दी। ये पूरा टेबल यहाँ पे कंप्लीट। अब एग्जाम में प्रेजेंट करना हो तो ऐसे करना पड़ेगा। पहले तो देख लो कुछ पूछना है इसमें, कुछ नहीं समझ आया, क्लियर है यहाँ तक पॉइंट, ठीक है। अब नोट करना है कर लो, सारा कैलकुलेशन समझ आ गया। कोई कंफ्यूजन है तो देख लो, किसी अमाउंट में कुछ नहीं समझ आया कैसे गिना कैसे कैलकुलेट किया, तो अभी पूरा सम सामने तो समझाना इजी रहेगा। बोलो कंप्लीट, कंसेप्ट वाइज सारा क्लियर। अब लिख लो आराम से, वो जल्दी नहीं है, कंफ्यूजन है कुछ पूछना है तो बोल दो। तो 234C यहाँ पे आपका बैकअप है। अब देखो तीनों सेक्शंस की ना टाइमलाइन अलग है, इंटरेस्ट चार्ज करने की ड्यूरेशन अलग है। 234A रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के बाद लग रहा था, 234B असेसमेंट ईयर की फर्स्ट डेट से, मतलब इस डेट के अगले दिन से लग रहा था। 234C ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर लगता है, वो असेसमेंट ईयर में लगता ही नहीं है, तो टाइमिंग में डिफरेंस है। तो मल्टीपल सेक्शंस एक साथ भी अप्लाई हो सकते हैं। किसी ने अगर एडवांस टैक्स पूरे, अब सोच लो ये जो अपना 1.5 लाख वाला कैलकुलेशन है, आपने एडवांस टैक्स भरा ही नहीं पूरे साल में, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अब और रिटर्न भी टाइम पे फाइल नहीं किया, तो 234A का इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के बाद। 234B आपका 1 अप्रैल से लगना शुरू हो जाएगा, और पूरे साल में ये सब जीरो है, आपने कुछ पे ही नहीं किया, तो फुल डेफिशिएंसी पे इंटरेस्ट भी तो आ रहा होगा। तो कोई एक असेसी ऐसा भी हो सकता है जिसपे 234A B C तीनों अप्लाई हो जाए, तो डेफिनेटली दैट इज पॉसिबल। और टाइमलाइन अलग अलग है, कहीं ओवरलैपिंग हो रहा है A और B में तो दोनों लगेंगे, वो हम बात पहले कर चुके हैं। तो ये पॉइंट कंप्लीट। अभी चैप्टर में लास्ट सेक्शन है 234F, उसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है, इन्फॉर्मेटिव है। यहाँ पे बोला कि आपने रिटर्न फाइलिंग में अगर डिले किया तो उसकी पेनल्टी लगती है। पहले ना कोई पेनल्टी नहीं थी। अब ये सेक्शन का भी इंटेंशन आप समझना कि ऐसा क्यों किया है। जो रिटर्न फाइलिंग का अप्रोच है, जैसे 139 सबसेक्शन 1 एक है जिसमें ड्यू डेट दी होती है, तो लोग क्या करते थे पहले, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या जो भी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, वो पहले कंपनी असेसी ऑडिट वाले या जिनके रिटर्न में टैक्स आता है उनका रिटर्न पहले भरते थे। अब इंडिविजुअल्स में क्या, अपने 5 लाख वाले असेसी ज़्यादा है, 87A वाला रिबेट, तो उसमें क्या होता है टैक्स तो जीरो आता है। अब जिसका टैक्स ही जीरो आ रहा है उसका रिटर्न अगर लेट फाइल किया तो ये सब इंटरेस्ट लगा पाएंगे क्या उस पर? इंटरेस्ट तो जीरो ही आने वाला है, टैक्स पे ही तो गिनते हैं। तो इंडिविजुअल का रिटर्न जो जुलाई तक फाइल हो जाना चाहिए वो सितंबर के बाद फाइल होता है, और जिसका ऑडिट है 30 सितंबर लास्ट है उसका पहले फाइल होता है। ये प्रैक्टिस में उल्टा चलता था, ठीक है। रिटर्न में जल्दी नहीं है ना, फिर वो इंडिविजुअल वाले के लिए मैं जल्दी कर रहा हूँ जुलाई में, इससे पहले ऑडिट खत्म कर लेता हूँ, उसका तो टैक्स आएगा, डिले हुआ तो इंटरेस्ट आएगा, उसका डिले नहीं करना है, तो उल्टा चल रहा था। गवर्नमेंट ने बोला यार ये सही नहीं है, जो 31 जुलाई की टाइम लिमिट है तो आपको डेडलाइन फॉलो करनी है। एक सेक्शन बना दिया 234F, इसमें बोला अगर रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक आपने रिटर्न नहीं फाइल किया, भले आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो है लेकिन आपसे पेनल्टी तो ले सकते हैं, लेट फीस तो चार्ज कर सकते हैं। लेट फीस लगा दी सीधी 5,000 रुपये, अब भरो 5,000 रुपये। अब क्या होगा, जुलाई से पहले रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा, तो सबको अपना अपना रिटर्न टाइम पे फाइल करना है, ये बोला। अच्छा इसमें भी डेडलाइन है कि ये रिटर्न जो है कब तक फाइल हो जाना चाहिए, फिर भी 31 दिसंबर लास्ट है, तो 5,000 रुपये की आपके ऊपर पेनल्टी आएगी। अच्छा उसमें सेकंड पॉइंट है ना, एक्चुअली में वो कैंसिल हो चुका है, वो मैंने अमेंड किया था लेकिन इसमें वापस आ गया, उसको आप हटा देना। सेकंड पॉइंट जो है ना उसको कट कर दो, उसका रीज़न बता रहा हूँ। रिटर्न फाइलिंग की जो डेडलाइन है वो 31 दिसंबर ही है, लेट रिटर्न फाइलिंग, उसके बाद आप रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकते, तो 10,000 की पेनल्टी अब एप्लीकेबल नहीं है। ये क्योंकि रिटर्न फाइलिंग में अमेंडमेंट हुआ, ये पॉइंट अपने आप कैंसिल आउट हो गया, तो सेकंड पॉइंट 10,000 रुपीज़ वाला नहीं है, वो एप्लीकेबल नहीं है, वो आप जाने देना, उसको कट कर देना। अच्छा फिर इसमें जैसे 5,000 की पेनल्टी लगाई ना, तो वापस से ऑब्जेक्शन आया। वो जो अपने 87A वाले रिबेट वाले जिनका टैक्स जीरो है, उन्होंने ये बोला कि यार एक तो हमारी टैक्स लायबिलिटी वैसे ही जीरो है, मतलब इनकम कितनी है 5 लाख से कम, तो मिडिल क्लास असेसी उसमें आप सीधा 5,000 रुपये की पेनल्टी लगा रहे हो, इतना तो टैक्स नहीं भरते हम जितना पेनल्टी लगा रहे हो, समझ आ रहा है, अनफेयर हो गया ना थोड़ा। तो गवर्नमेंट ने बोला चलो इसको थोड़ा रिलीफ दे देते हैं। तो अगर कोई इंडिविजुअल असेसी या जो भी असेसी है रिटर्न फाइलिंग में डिले करता है, बट 87A वाला असेसी या टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं है,
तो उसको लेट फीस देनी पड़ेगी, लेकिन फीस कितनी होगी, 1000 रुपये। तो जो 5000 का अमाउंट है वो कितना कर दिया, 1000। बाकी सब एसएससी के लिए 5000 रहेगा, लेकिन ये वाले एसएससी के लिए 1000। वो थर्ड पॉइंट में स्पेसिफाई किया हुआ है, वो आपको दिख जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड पॉइंट ही एप्लीकेबल है, सेकंड वाला एप्लीकेबल नहीं है, तो सेकंड वाले को आप जाने दो। बोलो, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक क्लियर? तो 234F इसके साथ अपना कंप्लीट, और ये पूरा इंटरेस्ट वाला कैलकुलेशन पैक।